नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन विधेयक पारित होने की उम्मीद। संसद में आज भी हंगामे के आसार। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में दोनों सदनों में विपक्ष के कुछ सदस्यों ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले लेने से जुड़े मामले में अब अगस्त में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से अगले हफ्ते तक मांगा जवाब। उत्तराखंड में अब भी 93 सड़कें बंद। बेवजह यात्रा से बचने की सलाह। हिमाचल के कांगड़ा और चंबा में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी। और भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे आज। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीम के सामने करो या मरो की स्थिति। सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आपको बता दें 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही अब 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है और कल भी कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा था। विपक्ष के हंगामे के बीच बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा और आज जब दूसरा दिन शुरू हुआ तो कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही प्रश्नकाल शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि आज 1 घंटे का प्रश्नकाल जो होता है 11 से 12 बजे तक का समय वे नहीं हो पाएगा और 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे लोकसभा तक की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही 12 बजे 1 घंटे तक के लिए स्थगित हो गई। तो आज की कार्यवाही से पहले अहम बैठक हुई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले रणनीति तय करने के लिए राजनाथ सिंह के कमरे में जुटे कई केंद्रीय मंत्री। आपको बता दें संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा दिन है लोकसभा की कार्यवाही जहां 1 घंटे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह आ रही है कि राजनाथ सिंह के कमरे में कई केंद्रीय मंत्री इस समय जुटे हैं। बैठकों का दौर जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। उसके साथ साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल जैसे बड़े केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आज की कार्यवाही से पहले ये अहम बैठक हुई है। सदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सदन के बाहर की तस्वीरें जहां आज तेज बारिश हो रही है और बारिश के बीच कई केंद्रीय मंत्री संसद भवन पहुंचे। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी। उससे पहले राजनाथ सिंह के कमरे में अहम बैठक हुई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कई और बड़े केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कल सदन में लगातार व्यवधान हुआ, स्थगन करना पड़ा कई बार सदन की कार्यवाही को। ऐसे में दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय बाधित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही जहां 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बिहार में
एसआईआर मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ है और सदन की कार्यवाही को 1 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही इस समय आपको बता दें 11 बजे शुरू हुई थी और शुरू होते ही 1-1 घंटे के लिए दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, आपसे पूछना चाहूंगी कि दोनों ही सदनों की कार्यवाही 1-1 घंटे तक के लिए स्थगित हो गई है। कल का भी हमने दिन देखा, हंगामे के हत्थे चढ़ गया और अगर आज का दिन भी देखें तो शुरुआत होते ही हंगामा शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही इस समय 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हम जानते हैं कि विपक्ष ने सदन में तमाम मुद्दों के साथ साथ जो आज प्रमुख मुद्दा बनाया है वो ये है कि जो बिहार में एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर उन्होंने सुबह से ही संकेत दिए थे कि वो दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही साथ जो कल के मुद्दे थे उन मुद्दों को भी वो आज अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा एक बार फिर से दोहराया गया। राज्यसभा में भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित चर्चा और अगर हम बात करें कि जो पुलवामा हमले के लेकर जो चर्चा, इस तरीके की चर्चाओं को अभी भी, जबकि सरकार ने कहा है कि इस पर चर्चा के लिए समय मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से कहा गया था कि इस पर देरी नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके के मुद्दे उठाकर उन्होंने शोर शराबा और हंगामा किया। राज्यसभा में उपसभापति ने कोशिश की कि जो लोक महत्व के जो विषय हैं उनके माध्यम से सदन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ऐसा प्रक्रिया होती है जिसमें कि सभी सांसदों को अलग अलग मुद्दों पर बोलने का अवसर मिलता है और अधिकांश सांसद ये चाहते हैं कि इसके तहत वो अपने इलाकों के मुद्दे उठाएं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी कवायद आज देखी गई है विपक्ष की तरफ से शोर शराबा और हंगामे की, उसके चलते लोकसभा में भी ये हंगामा हुआ देखने को मिला। वहाँ पर प्रश्नकाल चलाने की कोशिश हुई, लेकिन हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो वहीं राज्यसभा में भी लोक महत्व के मुद्दे के तहत जब चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो उसे भी 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हम जानते हैं कि दोनों ही सदनों में एक एक विधेयक सूचीबद्ध किया गया है। इसमें एक तो देखें कि कल एक विधेयक जरूर पारित हो गया था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में कल जो विधेयक सूचीबद्ध था आज एक बार फिर से उसको सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कि गोवा में जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो सूची है उससे संबंधित जो विधेयक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि जो उनका विधायी कार्य है, जो उनका एजेंडा है, जो विधेयक है उसको पारित कराया जाए, लेकिन हंगामा के चलते अभी तो कह सकते हैं कि दोनों सदन पूरी तरीके से बाधित दिख रहे हैं। ऐसे में हम ऋषि देख रहे हैं कि विपक्ष तत्काल चर्चा मांग रहा है ऑपरेशन सिंदूर पे। सरकार ने कहा है कि हम चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल जब बैठकों का दौर चला तो उसमें यह भी तय हो गया कि 16 घंटे की चर्चा होनी है। फिर विपक्ष क्यों किस चीज पर अड़ा हुआ इस समय नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जब बीएसी की बैठक हुई तो उसमें तमाम विधेयकों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर तय किए गए कि उसमें कितना समय किसके लिए मुकर्रर किया जाता है। इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला को लेकर जो परिस्थिति बनी उस पर 16 घंटे का समय मुकर्रर किया गया। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से पहले ही दिन से ये कह रहा है कि उन्हें चर्चा चाहिए, इस वजह से ये गतिरोध चल रहा है और सरकार ने साफ कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, इसके लिए समय तय कर दिया गया है और ये भी साफ संकेत दिए गए हैं कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे। अगर वो भाग लेते हैं तो ये चर्चा निश्चित तौर से उसी समय होनी है जब वो यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है विपक्ष की सरकार को घेरने की, इसी रणनीति के तहत ताकि सदन न चल पाए और इन मुद्दों को वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहता है, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका जो मंतव्य है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और पूरे देश के सामने इस पर सभी पक्षों को जवाब भी दिया जाएगा। और जिस तरीके से कल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने भी इसको कहा था कि इस पूरे के पूरे सत्र को एक शौर्य गाथा के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद ये ज़रूरी है कि हम सेना की बहादुरी और उसकी प्रशंसा करें और उनको धन्यवाद दें कि जिस तरीके से उन्होंने देश की मान मर्यादा और संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 22 घंटे में ही सेना ने वो कर दिखाया जो देश को ज़रूरत थी। तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी परिस्थिति है उसमें
जो गतिरोध है वो विपक्ष का मुख्य मुद्दा है। जी, विपक्ष का गतिरोध तो यहाँ सामने आता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में भी एक अहम बैठक हुई है, जहां तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए हैं। तो अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से कल शाम से जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, राज्यसभा के सभापति ने जब कल सदन को चलाया और उसके बाद आज वो नहीं है, तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती तो है ही। ऐसी परिस्थिति में जबकि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो ये बैठक इसी मुझे लगता है मंसूबों को लेकर है कि आगे की रणनीति किस तरीके की हो, क्योंकि इस बैठक में जो सरकार के जो महत्वपूर्ण जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, कानून मंत्री हो, इन सब की उपस्थिति दर्शा रही है कि सरकार एक समाधान की ओर बढ़ना चाहती है और वो देखना चाहती है कि ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ और संभव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक के रूप में इस बैठक को देखा जा सकता है। जी, इसके साथ साथ बिहार में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हो रही है ऋषि, और वो संसद में भी इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर गतिरोध पैदा करना चाहती है। ऐसे में बिहार का एसआईआर का मुद्दा सदन में इस समय किस तरीके से छाया हुआ है? बिल्कुल, देखिए, बिहार में जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, ये विपक्ष इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है और तूल दे रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में कल चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि आधार को क्यों इसमें एक पहचान के अलावा उसमें एक मतदाता के लिए जो अनिवार्यता है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, इसको क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? क्योंकि ये आधार कार्ड में खुद लिखा है कि न तो ये किसी की नागरिकता का प्रमाण पत्र है और ना ही उसकी जो उम्र है उसका प्रमाण पत्र है। तो चुनाव आयोग का यही कहना था कि जब कोई डॉक्यूमेंट खुद कह रहा है, जो सरकार के द्वारा जारी है, जिस पर लिखा है कि वो इस चीज़ की तस्दीक नहीं करता है, तो चुनाव आयोग उसको क्यों स्वीकार करे? इस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है विपक्ष ने पहले भी रणनीति अपनाई थी कि वो आधार को लेकर कहे कि घेरे, और इसको लेकर भी उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोला था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इसकी स्पष्टता को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है चुनाव आयोग के द्वारा जो कहा गया कि जो एसआईआर है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 326 के तहत जो चुनाव आयोग के पास सूची तैयार करने का जो अधिकार है और सूची तैयार करने के लिए जिन 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है, वो 2 बिंदु उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है, क्योंकि भारत के नागरिक को ही मतदान करने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये देखना होगा कि कहीं जो दूसरे देश के जो नागरिक हैं वो तो कहीं वोटर नहीं बन रहे हैं, और अगर वो वोटर बन रहे हैं तो उनको लिस्ट से हटाना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन विपक्ष इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए इसको इस तरीके से हवा दे रहा है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ स्पष्ट किया है कि किस तरीके से काम चल रहा है। और जो इसमें सर्टिफिकेट्स हैं उनको फ़िलहाल उन्होंने कहा कि जो फॉर्म है उसको जमा किया जाए और उसके बाद सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और अभी भी जो प्रक्रिया है उन्होंने उसको पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया है। जी ठीक, चलिए 12 बजे तक दोनों ही सदनों की कार्यवाही इस समय स्थगित हुई है। जब 12 बजे कार्यवाही शुरू होगी तो नजर रखनी होगी कि क्या आज सदन सुचारू रूप से चल पाता है कि नहीं। फिलहाल ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में हंगामे से शुरुआत हुई है, लेकिन आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। बात करें अगर लोकसभा की, तो आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक चर्चा के लिए पेश करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को पारित करा लिया जाए। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। बात अब उच्च सदन की कर लेते हैं, राज्यसभा की। तो आज केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस बिल को भी आज ही चर्चा के लिए पारित कराने की कोशिश होगी। ये विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य समुद्री माल ढुलाई से संबंधित नियमों को आधुनिक बनाना है, जिसमें वाहकों की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और छूटों को स्पष्ट किया गया है।
यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप व्यापार करने में आसानी प्रदान करने और समुद्री क्षेत्र में सुधार करने में मदद करेगा। इसके अलावा दोनों सदन में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ आपको बता दें और भी कई ऐसे काम हैं जो आज विधायी कामकाज में पूरे करने हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले से जुड़ी यह खबर है। महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई है। महाराष्ट्र सरकार में आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि कल एक फैसला सुनाया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा, जहां 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने बेहद चौंकाने वाला करार दिया है। राज्य सरकार इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और इस फैसले में, जिसमें हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। सीजेआई से जल्द सुनवाई की मांग की गई है और 24 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर 7 सिलसिलेवार बम धमाकों ने शहर को हिलाकर रख दिया था। ये तस्वीरें वहीं की हैं और इन धमाकों में 189 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 12 आरोपियों को बरी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को बेहद ही चौंकाने वाला बताया है और अब सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी है। इस समय हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, क्या ताजा अपडेट है? महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि बेहद चौंकाने वाला है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है। सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था कल। अब आगे की अगर कार्रवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। बिल्कुल भावना, इसमें महाराष्ट्र सरकार और एटीएस दोनों ने अपील दायर की है और चौंकाने वाला इसलिए इन्होंने कहा है हाईकोर्ट के फैसले को, क्योंकि जो 12 आरोपी हैं उनमें से 5 को सजाए मौत का फैसला सुनाया था लोअर कोर्ट ने, और यानी कोर्ट ने माना था, लोअर कोर्ट ने माना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है और 5 लोगों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। बावजूद इसके हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए इन सभी 12 लोगों को एक्विट कर दिया है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार और एटीएस की तरफ से मामले को मेंशन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने और जल्द सुनवाई के लिए उनसे आग्रह किया। कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि वो परसों यानी 24 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा और जरूरी हुआ तो कोर्ट कुछ ना कुछ इंटरिम ऑर्डर भी उसी दिन पास कर सकती है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। अगर इस तरह के आरोपी को रिहा कर दिया जाता है तो उसके बाद उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए ये भी उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार परसों जब इस पर सुनवाई होगी तो महाराष्ट्र सरकार ये भी आग्रह करेगी कि इन लोगों को फिलहाल रिहा ना किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील पर कोई निर्णय नहीं ले लेता। बहरहाल 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा और क्योंकि ये बड़ा उलटफेर इसलिए राज्य सरकार इसको कह रही है कि जिस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर
लोअर कोर्ट ने 5 लोगों के संदर्भ में माना, उसी को हाई कोर्ट ने सभी लोगों को उसमें एक्विट कर दिया है और इसीलिए ये चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में अपील के तौर पर। जब बात करें पहले वाले फैसले की, तो उस विशेष अदालत ने क्या पहले फैसला सुनाया था जिसमें इन 12 आरोपियों को क्या सजा मिली थी विकास? बिल्कुल, देखिए इसमें जो लोअर कोर्ट था वो इस बात से सेटिस्फाइड था कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन लोगों ने, ये सभी 12 लोग उस साजिश में शामिल थे जिसको मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, जो वहां की लोकल रेल सिस्टम है उसको टारगेट किया गया और एक के बाद एक साथ धमाके हुए। और आप याद करें कि ये बहुत ही सुनियोजित था क्योंकि लगभग 1 घंटे में 5-5 या इसी इतना ही कुछ फासला रहा था सभी बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए थे अलग अलग जगहों पर ट्रेन में। तो बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन सभी लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया था। लोअर कोर्ट ने इन सभी की संलिप्तता पाई थी, हालांकि संलिप्तता अलग अलग स्तर की थी, यानी कौन व्यक्ति मूल रूप से इस साजिश में शामिल रहा, किसने जो चीजों को मूवमेंट कराने में या दूसरी तरह से मदद की, किसी को छिपाने में, किसी को आश्रय देने में, उस लिहाज से कोर्ट ने 5 लोगों को तो ये माना था कि ये सीधे सीधे मुख्य साजिश में शामिल थे और जो मौतें हुई लोगों की उसके लिए लोग सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। बाकी लोगों को भी टेरर नेटवर्क का हिस्सा माना था, लेकिन उनको उम्र कैद दी गई थी। अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने जो भी केस था एटीएस का, उसमें जो भी सबूत रखे गए थे या जो भी उनके विटनेस थे उनको पर्याप्त नहीं पाया इनके कन्विक्शन के लिए और इसी कारण इन सभी 12 लोगों को एक्विट कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं 12 में से 5 लोगों को लोअर कोर्ट ने उसी एविडेंस के आधार पर मौत की सजा का फैसला सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो और स्पष्टता आ पाएगी कि आखिर कहां पर हाई कोर्ट को यह लगा कि एविडेंस जो है वो नाकाफी है। हालांकि भावना हमने पुराने कुछ मामलों में भी देखा है, खासतौर से गुजरात में एक टेरर से जुड़े मामले में इसी तरह से एक्विटल हुआ था। हाई कोर्ट से दोषियों का लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस से उन आधारों को टेक्निकल आधार बताते हुए ये कहा था कि आप इन लूप होल्स के आधार पर किसी को एक्विट नहीं कर सकते और वापस से उनकी सजा बहाल की थी। तो इस मामले में क्या होगा, विस्तार से जब सुनवाई होगी तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सरकारी पक्ष की बात की जाए तो क्या दलील दी जा रही है उनकी तरफ से विकास? देखिए, सरकारी पक्ष आज सिर्फ ये चाहता था कि इस पर जल्द सुनवाई हो। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट कम से कम कोई इंटरिम स्टे दे दे ताकि इन लोगों की रिहाई ना हो पाए। हालांकि जैसे कि कल फैसला आया है, अभी भी रिहाई में कुछ वक्त लगता है, पूरी जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा होने में, क्योंकि वो रिकॉर्ड लोअर कोर्ट में भी जाता है। डेथ सेंटेंस से जुड़ा मामला है तो वो रिकॉर्ड लोअर कोर्ट में भी जाएगा रिलीज से पहले। तो ये इसमें जो भी वक्त लगना है कुछ एक दिन का, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये जस्टिफाइड मामला है स्टे देने का, इंटरिम स्टे देने का, तो कम से कम महाराष्ट्र सरकार को इस पर तुरंत अंतरिम रोक मिल जाए और उसके बाद विस्तार से इस अपील पर सुनवाई हो। फिलहाल तो राज्य सरकार की इतनी ही मांग है कि इस पर तुरंत स्टे करके कोर्ट इस पर सुनवाई करे और इन लोगों की तब तक रिलीज ना हो। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। विधानसभा में पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षकारों को अगले हफ्तों तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सीजेआई ने कहा है कि अगस्त के मध्य में कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। इस बड़े संवैधानिक मुद्दे पर राष्ट्रपति के द्वारा मांगे रेफरेंस पर सुनवाई की जाएगी, जिसमें 14 सवालों पर संविधान पीठ विचार करेगी। इस साल अप्रैल में तमिलनाडु के 10 विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था। कोर्ट ने सभी विधेयकों को पारित करार दे दिया था। अहम बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बिल पर फैसला लेने की गवर्नर की समय सीमा तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब राज्य विधानसभा की ओर से पास बिल को गवर्नर आगे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति 3 महीने में उस पर फैसला ले। इस फैसले को सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव के तौर पर देखा जा रहा था। इसी के मद्देनजर राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या कोर्ट तय कर सकता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पास आए विधेयकों पर कितने वक्त में फैसला लेगा या कैसे फैसला लेंगे। एक बार फिर हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, हमने देखा था कि अभी कुछ महीने पहले राष्ट्रपति ने कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं और अब कहीं ना कहीं ये जो टकराव है इसका समाधान कैसे निकले, इस ओर ये पूरा मामला बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। बिल्कुल भावना, आज यहाँ पर इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर बहुत ब्रीफ सुनवाई हुई क्योंकि
5 जजों की जो बेंच थी उसने सभी पक्षकारों को, क्योंकि हालांकि संवैधानिक कोई भी मामला हो उसमें राज्यों को पार्टी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो विशुद्ध रूप से मामला राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा है, इसलिए सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा। तो आप समझ सकती हैं कि ये जो पूरी सुनवाई चलेगी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, ये कितनी लंबी चौड़ी कवायद होगी। तो अभी उसकी एक शुरुआत हुई है। आज कोर्ट ने केंद्र सरकार को और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर ये कहा है कि वो अपने जवाब अगले मंगलवार तक दाखिल कर दें। उसके बाद जो विस्तार से सुनवाई की बात है वो कहीं ना कहीं अगस्त के मध्य में कोर्ट कर पाएगा, ये आज सीजीआई की ओर से कहा गया। जो मुख्य मामले हैं 14 बिंदु हैं हालांकि उसमें, लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई समय सीमा तय कर सकता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कि किसी बिल पर कितने दिनों में निर्णय लिया जाना चाहिए। और खासतौर से आप देखें कि राष्ट्रपति के पास विशेष रूप से एक अधिकार होता है जिसमें वो चाहें तो किसी बिल को रख सकते हैं, जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, और उस पर कोई निर्णय ना लें। तो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को वो शक्ति हासिल है, उस पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का असर पड़ता है। इसीलिए राष्ट्रपति की ओर से ये 14 बिंदु पूछे गए हैं। 14 बिंदुओं पर राय मांगी गई है कोर्ट से कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को हर स्थिति में इस डेडलाइन का, इस टाइमलाइन का पालन करना होगा। और जो ये कहा जा रहा है, खासतौर से एक और जो महत्वपूर्ण चीज थी कि राज्यपाल के पास जब वो बिल पहुंचे थे, खासतौर से तमिलनाडु के मामले में 10 बिल, उसी दिन से उनको पारित मान लिया गया। ये भी एक बड़ा विवादित मामला है जिसको लेकर के यहाँ पर रेफरेंस में उसका भी जिक्र किया गया है। तो आप मान लें कि अगस्त के मध्य से इस मामले में जब सुनवाई शुरू होगी तो कई हफ्ते सुनवाई चलेगी, क्योंकि सभी राज्यों को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात मौखिक रूप से रख सकें। सभी राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, उनके राज्यपाल के अधिकारों की बात है, इसीलिए इस पर एक लंबी और विस्तृत सुनवाई देखने को यहाँ पर मिलेगी। भाव बिल्कुल लंबी और विस्तृत सुनवाई होगी, लेकिन ये सुनवाई कब से शुरू होगी, क्या कोई तिथि निर्धारित की गई है विकास? देखिए, स्पेसिफिक डेट तो कोर्ट की तरफ से तय नहीं की गई है, लेकिन जो शेड्यूल कोर्ट अपना एक पूरा लेके चलता है एडवांस, उसके मुताबिक सीजीआई ने यह कहा कि हम मिड अगस्त से इस मामले पर सुनवाई विस्तार से शुरू कर देंगे। तो आप मान सकते हैं कि अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इस पर विस्तृत सुनवाई होगी। और सबसे पहले उम्मीद ये की जाती है कि केंद्र की तरफ से अपनी बातें रखी जाएंगी कि वो उसका इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर के उनका क्या मत है। उसके बाद सभी राज्यों को मौका दिया जाएगा, उनके एडवोकेट जनरल या उनके स्टैंडिंग काउंसिल अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और 5 जजों की संविधान पीठ ने आज भी सुनवाई की थी, और इसी कॉम्बिनेशन में यानी 5 जज ही आगे भी इस पर सुनवाई करेंगे, और उसके बाद एक विस्तार से हमको फैसला देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इन तमाम जानकारियों को एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आइए आपको पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं कि राष्ट्रपति ने कोर्ट से वो कौन से 14 सवाल पूछे जिनका जवाब राष्ट्रपति ने कहा है कि कोर्ट दे। पहला सवाल आपको बताते हैं कि जब संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए कोई विधेयक भेजा जाता है तो उनके सामने क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं। इसके साथ साथ जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। इसके साथ तीसरे सवाल की ओर रुख करेंगे, क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को संविधान से मिली विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना उचित है। क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के काम की न्यायिक समीक्षा पर संविधान का अनुच्छेद 361 पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है। क्या अदालतें राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही पूछा गया है कि क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल कोर्ट की समीक्षा के अधीन है। इसके साथ अनुच्छेद 201 का भी रेफरेंस दिया गया है। क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के इस्तेमाल के लिए कोर्ट कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्य वजहों से किसी विधेयक को अलग करता है तो क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह और राय लेने के लिए बाध्य है। इसके साथ क्या विचाराधीन विधेयक के कानून बनने से पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो फैसले लेते हैं वो उचित है। इसके साथ जो सवाल पूछे गए हैं उसमें यह भी शामिल है कि क्या अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कोर्ट के आदेश से राष्ट्रपति या राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों को बदला जा सकता है, और क्या विधानमंडल से पारित विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बिना कानून के रूप में लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी पूछा गया है अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पीठ के लिए जरूरी नहीं कि वह पहले तय करे कि उसके सामने संविधान की व्याख्या से संबंधित मुद्दे हैं या नहीं, और उसे कम से कम 5 जजों की पीठ को भेजा जाए।
अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों और आदेशों को किसी भी तरह से बदला जा सकता है? और क्या अनुच्छेद 131 के तहत मिले अधिकारों के अलावा संविधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर पाबंदी लगाता है? तो ये 14 सवाल राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट को और अब इस पर सुनवाई होगी और ये समाधान निकलेगा जिसमें सरकार और न्यायपालिका के बीच जो टकराव देखा जा रहा था उस पर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया की। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही SIR को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना उसकी जिम्मेदारी और वह संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हो। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान का सबूत है, इसके जरिए किसी की नागरिकता साबित नहीं हो सकती, इसलिए उसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि SIR में दूसरे डॉक्यूमेंट को सप्लीमेंट देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड की बहुतायत को देखते हुए इसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि SIR की प्रक्रिया में भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राशन कार्ड समेत सभी डॉक्यूमेंट को देखेंगे। उस डॉक्यूमेंट को स्वीकार करना या ना करना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। वो हर केस में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला लेंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास आरोप को स्थापित करने के लिए कोई ठोस मटीरियल नहीं है। आयोग के पास SIR कराने का अधिकार है। चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों की ओर से वो हर संभव कोशिश की गई है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वाजिब मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर ना हो। यही नहीं, इस प्रक्रिया में कई स्टेज पर वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया को पूरा किए बगैर या न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के तहत पूरा मौका दिए बगैर मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर SIR कराएगा। इसकी शुरुआत बिहार से इसलिए की गई है क्योंकि प्रदेश में इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं। इसका मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अयोग्य लोगों को इस सूची से बाहर करना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, खबरें और भी हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए सचिवालय स्थित दरबार हॉल में रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ रही है। VS अच्युतानंदन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 101 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मित्रों और विरोधियों में VS के नाम से प्रसिद्ध अच्युतानंदन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक नेताओं में से अंतिम जीवित सदस्य थे, जिसका गठन 1964 में CPI से अलग होने के बाद हुआ था। कल बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। PM मोदी ने X पर लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे महाराष्ट्र की प्रगति और गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि वह लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NCP प्रमुख अजीत पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। PM मोदी ने X पर लिखा है,
अजीत पवार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे महाराष्ट्र में एनडीए के सुशासन एजेंडे को मजबूत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले थे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के साथ ही उनके राजनीति में प्रवेश की अटकलें अब तेज हो गई हैं। चर्चा है कि वे जेडीयू के टिकट पर नवादा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। कंबोडिया में सिएम रीप में 20वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अनूठा मंच है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है और नई साझेदारियां बनती हैं। Media content creation through AI-powered tools and the digital newsroom masterclass, I believe, will equip our teams with the latest skills in digital journalism, data storytelling, and ethical reporting. As the media landscape evolves, the principle of universal access remains at the heart of public service broadcasting. In India, our DD Freedish platform has brought free, high-quality television content to over 50 million households. आज सुबह एक बार फिर हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आज सुबह लगभग 6 बजे रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटकों से जानमाल के नुकसान की कहीं कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में लगातार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। वहीं नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। तेज बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए टिहरी जिले में आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। सोमवार को एक राष्ट्रीय राजमार्ग और 10 राज्य मार्गों समेत कुल 121 सड़कें बंद हो गई। देर शाम तक 28 सड़कों को खोल दिया गया, लेकिन अभी भी 93 सड़कें बाधित हैं। इससे आम लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और सावधानी बरतें। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और संबंधित विभाग राहत कार्य में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पिछले 48 घंटे में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मनाली चंडीगढ़ हाईवे में दवाड़ा के पास मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कल से अवरुद्ध इस मार्ग पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। जिले में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में मार्ग को साफ करना और फंसी हुई गाड़ियों को निकालने के कार्य में देरी की आशंका जताई जा रही है। खबर अब बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई। अमरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आज 3536 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल उनके साथ रवाना हुए। कुल तीर्थयात्रियों में से 2286 ने पारंपरिक पहलगाम मार्ग चुना, जबकि 1250 ने छोटे लेकिन अधिक ढलान वाले बालटाल मार्ग को चुना। ये समूह 132 वाहनों के बेड़े में यात्रा कर रहा है, जिसमें हल्के और भारी दोनों प्रकार के मोटर वाहन शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमरनाथ गुफा मंदिर में अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पूजा अर्चना कर चुके हैं, जिससे इस साल की यात्रा हाल के दिनों में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं द्वारा की गई यात्राओं में से एक बन गई है।
जम्मू और कश्मीर के अमरनाथ गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा पारंपरिक रूप से हिंदू श्रावण यानी सावन के महीने के दौरान आयोजित की जाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डीजीपी जम्मू कश्मीर, आईजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर का दौरा किया। 13 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 28 जुलाई से शुरू होगी। अधिकारियों ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान कांवड़ यात्रा की विशेष रौनक दिखाई दे रही है। शिव भक्तों में भरपूर उत्साह दिखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। गंगा का जल लेकर अपने अपने शहरों की ओर लौट रहे ये कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और मैं ये कावड़ साधना तक लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट कावड़ है मेरी। हर कोई कावड़ उठाए और सनातनी धर्म को जगाए। हरिद्वार से लेकर आ रहे हैं, 37 लेके जाएंगे नोएडा। अच्छा लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह भंडारे भी हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कोई भूखा प्यासा आ रहा है। मेडिकल वगैरह सब कुछ आ रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। यूं तो यहाँ हमेशा ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन का महीना और मंगलवार का दिन होने के चलते बड़ी संख्या में भक्त बजरंग बली के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसरो और नासा संयुक्त रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कीर्तिमान रचने की तैयारी में है। 30 जुलाई को इसरो और नासा मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट को प्रक्षेपित करेंगे। इस मिशन को निसार नाम दिया गया है। इसरो ने GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। निसार मिशन पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर स्पेस में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। दरअसल इसरो नासा के साथ मिलकर मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। इस मिशन को निसार का नाम दिया गया है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक निसार 30 जुलाई की शाम 5:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे इसरो के GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन पर जानकारी साझा की। दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने अपने एक्स, फेसबुक और YouTube चैनलों पर इस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण किया। The NISAR satellite is in India in its final preparations for launch, coming up on July 30th. What you see here is the spacecraft bus is this square cube over here on the right, and that's what provides all the services to operate the satellite. These solar array panels are attached to the spacecraft bus, and that's for powering the system. The radars are then used to illuminate this very large antenna you see here, and that's probably the most prominent feature that the NISAR satellite. दरअसल $1.5 अरब की लागत से तैयार ये सैटेलाइट अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। निसार धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है। इसमें 2 अलग-अलग बैंड के रडार हैं। यही वजह है कि ये घने जंगल के नीचे भी आसानी से रडार के जरिए डाटा एकत्र करेगा। अगर निसार की खासियत की बात की जाए तो ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। इसके साथ ही हर मौसम में HD क्वालिटी में दिन रात के आंकड़े प्रदान करेगा। 2392 किलोग्राम वजनी निसार एक अनूठा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार मिशन पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि धरती पर जमी बर्फ कितनी है, जमीन कैसी है, इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है, समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ रहा है और भूजल स्तर में क्या बदलाव हो रहे हैं। दरअसल निसार की लॉन्चिंग इसरो और नासा की तकनीकी टीमों के बीच पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहे मजबूत सहयोग का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ढाका में बांग्लादेश वायुसेना के प्रशिक्षण विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि 88 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया है।
घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ढाका के उत्तर में स्थित माइलस्टोन कॉलेज परिसर में बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट सहित कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विमान दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज की इमारत से टकराया। बांग्लादेश आर्मी और फायर सर्विस की टीमें तत्काल बचाव अभियान में जुट गई। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया। संस्थान ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार चीन निर्मित इस विमान का इस्तेमाल पायलटों की ट्रेनिंग देने के लिए होता था। अभी तक हादसे की सटीक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा अपनी एवातिनी और लेसोथो की आधिकारिक यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने लेसोथो के श्रम और रोजगार मंत्री सेलिसो मोखोसी से मुलाकात की है और भारत लेसोथो के द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने पर चर्चा की है। पबित्रा मार्गेरिटा ने लेसोथो के शिक्षा और प्रशिक्षण मंत्री एंटोई रापापा से भी मुलाकात की है। इसी के साथ पबित्रा मार्गेरिटा 23 से 25 जुलाई तक दक्षिण अफ्रीका के दौरा करेंगे। परमाणु संयंत्रों पर हमले के बावजूद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनका देश अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। अराक्ची ने इसे ईरान के राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मामला बताया। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को गंभीर नुकसान करने की भी बात स्वीकारी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है। वहीं ईरान, रूस और चीन आज तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करेंगे। इसके अलावा ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नई वार्ता का दौर शुक्रवार को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित होगा। ये वार्ता तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर केंद्रित होगी। बढ़ते आगे, आईएमएफ ने एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दूसरे नंबर की अधिकारी गीता गोपीनाथ अगस्त के अंत में अपना पद छोड़ देंगी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौट जाएंगे। आईएमएफ ने कहा है कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा उचित समय पर गोपीनाथ के उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगी। गीता गोपीनाथ 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुई थी। वह इस पद पर सेवा देने वाली पहली महिला थी और जनवरी 2022 में उन्हें प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक हफ्ते की अपनी दुबई और स्पेन की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। मध्य प्रदेश के लिए दोनों देशों से डॉक्टर मोहन यादव को 11,119 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 14,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश में निवेश के लगातार खुल रहे हैं रास्ते। मध्य प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों के लिए बना आदर्श राज्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव की विदेश यात्रा से 11,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की संभावना। रक्षा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा सहित कई सेक्टर में निवेश के प्रस्ताव। स्पेन ने मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश करने का दिया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वागत की तस्वीरें भोपाल के स्टेट हैंगर की हैं। जब वह अपनी 7 दिन की दुबई और स्पेन की यात्रा से वापस लौटे थे, डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्पात निर्माण, वेयरहाउस, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, उद्योग, पर्यटन विकास और मीडिया समेत कई प्रमुख क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव दुबई और स्पेन के निवेशकों ने दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी दुबई और स्पेन की यात्रा मध्य प्रदेश में विकास के नए द्वार खोलेगी। दुबई और स्पेन के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं। इस यात्रा से मध्य प्रदेश को 11,119 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने MOU भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है,
जहां वो हमारे लिए सभी प्रकार के सेक्टर के साथ लगभग मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे ये एमओयू हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का अनुसरण करते हुए उद्योग एवं व्यापार वर्ष 2025 में देश विदेश से निवेश लाने के प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि भारत सरकार ने भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष की घोषणा की है। इस नाते उनकी स्पेन यात्रा अधिक प्रासंगिक हो गई। इस वर्ष में अन्य गतिविधियों के साथ मध्य प्रदेश में स्पेन की कला और सांस्कृतिक जगत के प्रतिनिधियों और कलाकारों के मंचीय कार्यक्रम का आयोजित किए जाएंगे। 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। हमारे राज्य के अंदर भी जो अपनी फरवरी के पहले 6 संभाग स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी की थी और बाद में जीआईएस के माध्यम से तो लगभग हमारा 4.5 लाख करोड़ का तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लाभ मिला था। बाद में जीआईएस मिला के 30 लाख करोड़ के एमओएस की हमने बात की थी। गौरतलब है कि प्रदेश में संपन्न संभाग स्तरीय उद्योग कॉन्क्लेव, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, दुबई और स्पेन यात्रा के पूर्व इंग्लैंड, जर्मनी और जापान की यात्राओं में नए निवेश के माध्यम से मध्य प्रदेश की समृद्धि के प्रयास किए गए हैं। भारत के प्रमुख नगरों में भी सेक्टर वाइज बैठकों और संगोष्ठियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना के लिए भी ठोस प्रयास हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक सीईओ की तरह निवेशकों से मिल रहे हैं। उनकी समस्याओं, उनकी जरूरतों को 1-to-1 बैठकर ही पूरा कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 1.5 सालों में मध्य प्रदेश को 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं और कई बड़े निवेशकों ने तो मध्य प्रदेश में धरातल पर काम करना भी शुरू कर दिया है। उम्मीद कर सकते हैं कि दुबई और स्पेन की इस यात्रा का लाभ भी मध्य प्रदेश को जरूर मिलेगा। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेला जाएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत को आज तक जीत नहीं मिली है। एक नजर डालते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड पर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारतीय टीम ने कुल 9 टेस्ट खेले हैं, लेकिन किसी में भी टीम को जीत नहीं मिली। पिछले 35 साल में भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में सिर्फ 2 टेस्ट खेले हैं। भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में पिछला टेस्ट 11 साल पहले खेला था। 2021 में इंग्लैंड के दौरे पर भारत को सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में ही खेलना था, लेकिन कोविड के चलते भारतीय टीम 2-1 की बढ़त के साथ वापस लौट गई थी। 12 महीने बाद सीरीज का 5वां मैच ओल्ड ट्रैफर्ड के बजाय बर्मिंघम में खेला गया और इंग्लैंड की टीम वो मैच जीतकर सीरीज बराबर करने में कामयाब रही थी। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय टीम द्वारा खेले गए मुकाबलों पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड में पहला टेस्ट 1936 में खेला था, जो ड्रॉ रहा था। 1946 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच भी रोमांचक तरीके से ड्रॉ हो गया था। भारत को इस मैदान पर अपनी सबसे बड़ी हार 1952 में मिली, जब इंग्लैंड ने पारी और 207 रन से जीत दर्ज की। विजय हजारे के नेतृत्व में भारतीय टीम दोनों पारी में 100 का आंकड़ा छूने में नाकाम रही। 1959 में दत्ता गायकवाड़ के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को 171 रन से हार का सामना करना पड़ा था। 1971 में भारतीय टीम 420 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए 65 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन 5वें दिन बारिश के चलते मैच ड्रॉ रहा। 1974 में अजीत वाडेकर ने लगातार दूसरी बार ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत की कप्तानी की। हालांकि इस बार भारतीय टीम हार को नहीं टाल सकी। 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 182 रन पर आउट हो गई। 1982 में भी मैच पर खराब मौसम का असर देखने को मिला और मैच ड्रॉ रहा। 1990 में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में एक कड़े मुकाबले में टीम इंडिया मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रही। 408 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 343 रन बनाए थे। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था और 119 रन की नाबाद पारी खेली थी। 2014 में भारतीय टीम 24 साल बाद ओल्ड ट्रैफर्ड आई, लेकिन एक बार फिर जीतने में नाकाम रही।
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम पहली पारी में 152 और दूसरी पारी में 161 रन ही बना सकी और टीम को करारी शिकस्त मिली। इंग्लैंड के मौजूदा दौरे से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने एजबेस्टन में भी कोई मैच नहीं जीता था। शुभमन गिल एंड कंपनी ने बर्मिंघम में 336 रन की जीत दर्ज कर एजबेस्टन के मैदान पर अपना खाता खोला। अब टीम की कोशिश रहेगी कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड में भी जीत दर्ज करे और इस मैदान पर भी अपना खाता खोले। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।